सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 12th कविता अति महत्वपूर्ण पर्सन। तो आज हम बेटा इस वीडियो में पूरी कविताओं के जो हमारे महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आप सहयोग करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रस्तुति ज़रूर बताएं कि भी जो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हमारा हौसला आगे बढ़ सके। तो बेटा देखिए, हमारी पहली कविता है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय के अंदर इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है। तो बेटा उन्होंने यानी कि अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बताया है। तो फर्स्ट इसके अंदर बेटा पॉइंट हमारा आ जाएगा कि भी जो कवि है वो अपने जीवन में चाहे उसे आशा मिली हो चाहे निराशा मिली हो लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है बेटा कि भी जो कवि है वो अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है, यानी कि वो अपने आप में खोया रहता है। थर्ड पॉइंट है कि भी जो कवि है संसार को मिथ्या होता है बेटा झूठा समझते हुए लाभ हानि यश अपयश सुख दुख को समान समझता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। संतोषी मतलब मीन्स बेटा उसको जीवन में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है। तो सेकंड हमारा पूछ रखा आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य होता है बेटा उद्देश्य, ठीक है। तो उद्देश्य के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई जो कवि है वो क्या है, स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, कवि का ये मानना है। फिर कहता है समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। निरपेक्ष होता है बेटा पूरी संसार से अपने आप को पूर्ण रूप से काट लेना, तो बेटा वो संभव नहीं होता। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार क्या करता बेटा, पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतीक लय का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। यानी कि जब कवि बेटा अपने मन के विचार प्रकट करता है तो संसार कवि का विद्रोह करता है, ठीक है। तो विद्रोह का सामंजस्य है। फिर कहता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य बताइए। तो बेटा दिन जल्दी जल्दी जो कविता है वो हमारी आत्म परिचय कवि हरिवंश राय बच्चन का दूसरा भाग है, पहला आत्म परिचय के रूप में, तो दूसरा हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उस कविता का उद्देश्य पूछ रखा है। तो उद्देश्य हमारा क्या है बेटा कि भाई अगर जो प्रेम जिनने भी रहे व्याकुलता का वर्णन कवि ने इसमें किया है कि भाई अगर संसार के अंदर मनुष्य को कोई चाहने वाला नहीं है तो उसका दिन उसे ठहरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब कवि को कोई चाहने वाला है, कोई उसका इंतजार करने वाला है, तो किसी के इंतजार में जो हमारा समय है बेटा वो जल्दी व्यतीत हो जाता है और जो दिन है वो हमारे परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में कवि यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट कहता है आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो बेटा कवि का कथ्य क्या है कि भाई सांसारिक कठिनाइयों से कवि जूझ रहा है, फिर भी वह अपने जीवन से प्रेम करता है, वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है, वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जय जयकार करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है, कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है, उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना मानता है, वह संसार को अपने गीतों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट कहता है कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है।
वचन के गीत के आधार पर उत्तर दीजिए। तो बेटा जैसे ही व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि भाई उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, तो वो व्याकुल हो जाता है और उसके कदम खुद ब खुद स्थिर पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट कहता है, यदि मंजिल दूर हो तो लोगों की वहां पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है। अगर बेटा मंजिल हमें दूर नजर आती है तो हमारे अंदर उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। उदासीनता होता है बेटा रुष्ट होना, कि भाई जो हमारा प्रयास होता है वो खुद ब खुद धीमा होता है। जैसे अब आपकी परीक्षाएं हैं, जैसे जैसे नज़दीक आती हैं तो बेटा आपका पढ़ने के लिए आप उतावले रहते हैं, लेकिन जब हमारा सेशन शुरू होता है तो आपको ये लगता है कि भाई ये जो हमारी परीक्षाएं हैं अभी उनमें काफ़ी समय है, तो आप उदासीन रहते हैं, आप बार बार बोलने के बावजूद भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा ही कवि कहता है कि भाई जब हमें मंजिल दूर नजर आती है तो हमारे अंदर उदासीनता का भाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बेटा जो कवि है वो तो भावनाओं को महत्व देता है, वह सांसारिक बंधनों को नहीं मानता, वह वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता और निरसता के कारण नापसंद करता है, वह बार बार क्या है कल्पना रूपी संसार बनाता है और प्रेम में बाधक बनने पर उन्हें मिटा देता है। वह प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। फिर कहता है बेटा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो बेटा प्रतिपाद्य क्या हमारा, कविता प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालती है कि भी प्रेम की तरंग ही मानव के जीवन में उमंग और भावनाओं की हिलोर पैदा करती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी जल्दी बीतता जा रहा है। इससे अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग से कदमों में तेजी आती है तथा पक्षियों के पांखों में तेजी और गति आ जाती है। यदि जीवन में प्रेम हो तो स्थिरता आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी कविता आती है बेटा सेकंड, पतंग। अब पतंग के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर फर्स्ट पूछ रखे है, पतंग कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जो पतंग कविता है वो हमारी क्या है, बाल सुलभ इच्छा व उमंगों का सुंदर चित्रण इस कविता के अंदर किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में क्या होता है बेटा, मौसम साफ हो जाता है, धूप काफ़ी चमकीली होती है जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वे क्या करते हैं बेटा, मौसम साफ होता है तो वो पतंगे उड़ाने की जिद करते हैं। और बाल मन क्या है बेटा, जैसे आसमान की ऊंचाइयों को पतंग छूती है तो बालमन भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है और वे अपने भय पर विजय प्राप्त करके गिरकर संभलते रहते हैं। उनकी कल्पनाएं पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती हैं। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। तितलियां उनके सपनों की रंगीनी को बढ़ाती है। रंगीनी होती है बेटा, तितलियां भी उनके सपनों को रंगीन बना देती हैं। नेक्स्ट कहता है शरद ऋतु और भादों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा शरद ऋतु तो हमारी क्या होती है, मौसम साफ हो जाता है, इसमें रोशनी हमारी दोगुनी हो जाती है, धूप चमकीली होती है, चारों तरफ चहल पहल का वातावरण होता है, उमंग का होता है। लेकिन भादों के महीने में क्या होता है कि भी आसमान के अंदर काले काले बादल घुमड़ते रहते हैं, तेज बारिश होती है और बादलों के कारण क्या होता है बेटा, अंधेरा छाया रहता है और जीवन रुक सा जाता है। नेक्स्ट कहता है बेटा शरद का आगमन किस लिए होता है, बच्चों की खुशियों के लिए होता है। वे पतंग उड़ाते हैं और दुनिया की सबसे पतली कमानी के साथ सबसे हल्की वस्तु को उड़ाना शुरू करते हैं। बच्चों के बारे में कवि ने क्या क्या बताया है, क्या क्या बताया है अभी, वे कपास की तरह कोमल और नरम होते हैं, लचीले होते हैं और बेटा झुंड में रहकर वो क्या करते हैं, सीटियां बजाते हैं, छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं और उन्हें गिरने का भय भी नहीं होता। वे पतंग के साथ स्वयं भी अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सबसे शब्द का प्रयोग कई बार किया है, क्या यह सार्थक है। तो बेटा सबसे यानी कि जो पतंग के बनाने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है कवि ने, तो बेटा उसका प्रयोग करते समय, उनके बारे में बताते समय कवि ने सबसे शब्द का बार बार प्रयोग किया है, जो कि कविता के अंदर क्या है बेटा, सार्थक है। क्यों है, क्योंकि कवि यह बताने की कोशिश करता है कि भाई जो पतंग का निर्माण होता है वो क्या है, सबसे हल्की चीज से होता है, तभी वह आसमान की ऊंचाइयों को
छू सकती है। तो बेटा वो पतंग को विशेष दर्जे के रूप में यहाँ पर दिखाना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग बार बार किया है, जो कि उचित है। फिर कहता है किन किन शब्दों का प्रयोग करके कवि ने इस कविता को जीवंत बना दिया है। तो बेटा जैसे तेज बौछारें गई, तेज बौछारें गई से क्या महसूस होता है, भादों का महीना बीत चुका है। नई चमकीली तेज साइकिल के माध्यम से चमकीले इशारों की तरफ संकेत किया है। अपने साथ लाते हैं कपास, तो बेटा वो क्या करते हैं, क्षेत्रों को भी कपास की तरह मुलायम बना देते हैं उनके ऊपर भाग भाग करके। नेक्स्ट कहता है किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा पतंग कविता में बच्चों के उल्लास और निर्भीकता को प्रकट किया गया है। यह बात सही है कि जो किशोर और युवा वर्ग जो होता है बेटा वो उत्साह से परिपूर्ण होते हैं और उनको क्या होता है, कार्य करने की एक धुन सवार हो जाती है, उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं और वो अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। समाज में विकास के लिए भी इसी एकाग्रता की ज़रूरत होती है। यानी कि बेटा समाज भी हमारा तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एकाग्रचित होकर यानी कि पूरे तन मन धन से किसी कार्य के अंदर लग जाते हैं, तो हम उसके अंदर अवश्य सफल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने किशोर और युवा को समाज के मार्गदर्शक के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट बेटा हमारी कविता आती है कविता के बहाने। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हमारे कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य। तो बेटा प्रतिपाद्य हमारा क्या है, इसके अंदर हमारे 3 एग्जाम्पल है। एक तो चिड़िया का, फिर क्या है, क्या कहता है, ये कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी कि जो हमारी कविता की यात्रा वो चिड़िया से शुरू होती है, एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता बच्चा है। तो बेटा फिर कहता है, कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, यानी कि उसका अंत निश्चित होता है। लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं बेटा वो असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। रचनात्मक ऊर्जा होती है बेटा खुद के प्रयासों से, वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। नेक्स्ट कहता है कविता के बहाने कविता के कवि की क्या आशंका है और क्यों है। क्यों है बेटा कि भी इस कविता में कवि को कविता के अस्तित्व के बारे में संदेह है कि भाई कविता का अस्तित्व कैसा रहेगा। उसे आशंका है कि औद्योगिकरण के कारण जो मनुष्य है वो यांत्रिक होता जा रहा है, यंत्रों के ऊपर निर्भर होता जा रहा है, उसके पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने और सुनने का समय नहीं होता। प्रकृति की अंधी दौड़ से मानव की कोमल भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं, अतः कवि को कविता का अस्तित्व खतरे में नजर आता है। फिर कहता है फूल और चिड़िया को कविता की क्या क्या जानकारियां नहीं हैं, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताएं। तो बेटा इसके अंदर कहता ही है कि भाई फूल और चिड़िया को किस किस चीज़ की जानकारी है। जैसे बेटा फूल खिलता है लेकिन उसको खिलने का पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि वो एक समयावधि में मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता होती है बेटा वो क्या है, सदा अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। ऐसे ही चिड़िया की उड़ान स्मीम होती है, उसका हमारा दायरा निश्चित होता है, लेकिन जो कविता की उड़ान होती है वो असीम होती है। नेक्स्ट कहता है कविता के बहाने के आधार पर कविता के असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा कविता का असीमित अस्तित्व किस किस के लिए कहा है। कवि ने चिड़िया की उड़ान का उदाहरण दिया है। वह कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भाव की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। यानी कि बेटा कविता के जो भाव हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, वह हर घर की कहानी से जुड़ी हुई कहानी लेकर के आती है। ठीक है, तो वो कल्पना रूपी पंख उड़ाकर हर जगह जा सकती है। नेक्स्ट हमारा बेटा इसका पार्ट हमारा सेकंड आता है
बात सीधी थी पर। अब कवि कहता है कि भाई इस कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बेटा उद्देश्य हमारा क्या है कि भाई कथ्य और कथन के अंदर जो द्वंद्व है, तो बेटा उसके यहाँ पर कवि ने उकेरा है कि भाई जो भाषा है अगर हम सहजता से प्रकट करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाती है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, निर्धारित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। यानी कि बेटा हर शब्द का जो प्रयोग करने का दायरा होता है वो हमारा अलग अलग होता है, निर्धारित भी होता है कि भाई कौन सा शब्द हमने कहाँ पर प्रयोग करना है। तो इसी के लिए कहता है कि भाई शब्द पर्याय जरूर होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जरूर प्रयोग होते हैं, लेकिन बेटा उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। यानी कि अच्छी कविता हमारी तभी बनती है जब वो अच्छे और सही शब्दों से जुड़ी हुई होती है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। और मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि कविता खुद ब खुद अपने भाव प्रकट करती चली जाती है। नेक्स्ट कहता है कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है। पेचीदा होता है बेटा कठिन। कठिन कब हो जाती है कोई बात? जब हम उस बात को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, शब्दों को घुमाते फिराते हैं, तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बेटा जो बात होती है वो हमारी उलझती चली जाती है, जो पाठक की समझ से बाहर हो जाती है और वो कठिन हो जाती है। नेक्स्ट कहता है प्रशंसा का कविता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए। तो बेटा प्रशंसा से जो व्यक्ति होता है वो स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है। यानी कि अब कोई व्यक्ति बेटा काम करता है और वो काम ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रशंसा से वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है, वो उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं करता। और वो क्या होता है बेटा, पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता, तो वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, उसका विवेक कुंठित हो जाता है। और कविता में प्रशंसा मिलने के कारण जो कवि है अपनी सहज बात को शब्दों के जाल में उलझा देता है, फलता उसके भाव जनता तक नहीं पहुंच पाते। कवि को पसीना आने का क्या कारण था? कवि अपनी बात को प्रभावशाली भाषा में कहना चाहता था। इस चक्कर में वह अपने लक्ष्य से भटककर शब्दों के आडंबर में उलझ जाता है। भाषा के चक्कर में वह अपनी बात को निकालने की कोशिश करता है, परंतु वह नाकाम रहता है। हर बार कोशिश करने के कारण उसे क्या होता है बेटा, पसीना आता चला जाता है। फिर कहता है कवि ने कथ्य को महत्व दिया है अथवा भाषा को। बात सीधी थी पर क्या आधार पर तर्कसम्मत उत्तर दीजिए। तो बेटा कवि क्या करता है, कथ्य को ज़्यादा महत्व देता है। कथ्य को ज़्यादा महत्व देने के कारण ही क्या करता है, कवि सरल भाषा का प्रयोग करने की बजाय चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करना चाहता है। और जो चमत्कारिक भाषा के चक्कर में जो कवि के जो भाव होते हैं बेटा वो नष्ट हो जाते हैं और वो जटिल हो जाते हैं। बात सीधी थी पर कविता में भाषा के विषय में व्यंग्य करके कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? क्या सिद्ध करना चाहता है कि भाई लोग किसी बात को कहने के क्रम में भाषा को क्या बेटा सीधे सरल और सहज शब्दों में न कहकर जब तोड़ने मरोड़ने उलट फेर करने और शब्दों को घुमा फिराकर कहने का प्रयास करते हैं, तो बेटा क्या होती है, जो हमारी बात होती है वो कठिन हो जाती है। ठीक है, वो बात बनने की बजाय बिगड़ती चली जाती है। नेक्स्ट हमारा पोइम आती है बेटा कैमरे में बंद अपाहिज। अब इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। तो बेटा व्यंग्य हमारा किस पर है, यहाँ पर मीडिया कर्मियों पर है। क्यों है? क्योंकि मीडिया कर्मी क्या करते हैं बेटा, अपना धन कमाने के चक्कर में किसी की करुणा को बेच देते हैं और वे समाज सेवा के नाम पर क्या करते हैं बेटा, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। परंतु इसे कार्य व्यापार में न तो अपाहिज से सहानुभूति उनको मिल पाती है और ना ही उनको मान सम्मान की कोई चिंता होती है। तो बेटा इस तरह से क्या, वो ऊट पटांग प्रश्न पूछते हैं और उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट कहता है कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा
की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तो बेटा हम क्रूरता की मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, कमजोर और अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, बल्कि अपने कार्यक्रम को क्या करते हैं बेटा, अपने कार्यक्रम के जरिए वो समाज के हितैषी अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, जो उनकी क्रूरता को दर्शाती है। नेक्स्ट कहता है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? तो बेटा प्रश्नकर्ता की जो मानसिकता होती है वो क्या है, अपाहिज को रुलाने की होती है। वह सोचता है कि भी जो अपंग व्यक्ति है उसके साथ अगर दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनका जो चैनल है वो सहानुभूति के लिए जाना जाएगा और उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट कहता है, यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो बेटा जो प्रश्न करता है विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है, पूछता है कि भैया आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। तो बेटा क्या करता है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है। वो ये कहते हैं कि भैया आपके पास ये अवसर आया कि भैया आप अपनी पीड़ा को समाज के सामने व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा करने से लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं? क्योंकि बेटा वो उसके प्रति अपने करुणा का भाव दिखा करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो कमजोर व्यक्ति को लेकर के आते हैं। अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? क्यों नहीं बता पाता भी? क्योंकि एक तो जो प्रश्न करता है उसके ऊपर प्रश्न के ऊपर प्रश्न लाद देता है जिनका वो उत्तर भी नहीं दे पाता। और वास्तविकता ये होती है कि भी अपाहिजपन से वो व्यक्ति उतना दुखी नहीं होता जितना वो उसको प्रश्न पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं, उसके कष्ट को और बढ़ा देते हैं। और फिर क्या करते हैं बेटा, वो उसके ऊपर क्या करते हैं कि भी प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ करके उसके कष्ट को बढ़ा देते हैं और उसका चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है बेटा कि भी वो जवाब देने की इच्छा करते हुए भी जवाब नहीं दे पाता। तो इसीलिए वो क्या करते हैं बेटा, वो अपना दुख स्वीकार कर लेते हैं और अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कहता है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। उपयुक्तता होती है बेटा सार्थकता। तो यह शीर्षक कैमरे में बंद यानी कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक की मानसिकता पर व्यंग्य है कि भाई उनकी जो मानसिकता क्या है बेटा, कि भाई किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा बेचकर पैसे कमाने की है, तो इसीलिए वो उनके ऊपर व्यंग्य कसता। व्यंग्य होता है बेटा उलाना, ताना या कटाक्ष। फिर कहता है, कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। वे दूसरे की पीड़ा बेचकर धन कमाना चाहते हैं। इसीलिए जो यह शीर्षक है बेटा वो काफ़ी उचित है। नेक्स्ट कहता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। तो बेटा प्रतिक्रिया हमारी क्या है कि भाई शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तुतकर्ता की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठता है। प्रकाष्ठा होती है बेटा चरम सीमा पर उनके अंदर, यानी कि संवेदनहीन है वो, उनके अंदर किसी तरह की किसी के प्रति कोई दया की भावना नहीं है। वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी उनका पैसा कमाने की जो सोच है वो स्पष्ट दिखाई देती है। फिर कहता है, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंख की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है? प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंख की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक इसके दुख से दुखी हों, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। ऐसे में शायद दर्शकों की आंखों में आंसू भी आ जाएं और उनका कार्यक्रम बेटा लोकप्रिय हो जाए। क्यों? क्योंकि वो तो दर्शक और अपाहिज व्यक्ति को एक साथ रुलाना चाहते थे, जिससे उनका चैनल सहानुभूति चैनल के रूप में जाना जाए और उनको काफ़ी धन प्राप्त हो जाए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है। कैसे? तो बेटा संवेदनहीनता क्या है कि भी वो पैसे के लालच में क्या करते हैं, दुखी व्यक्ति की पीड़ा को बेचना चाहते हैं।
पर प्रिया वो क्या करते हैं बेटा कि भाई दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उससे क्या करते हैं, उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट हमारी कविता आती है बेटा उषा। अब उषा कविता का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। तो बेटा सूर्योदय से पहले एक तो आकाश जो है वो नीले शंख जैसा प्रतीत होता है। उसके बाद जो आकाश है वो क्या है, राख से लिपे हुए चोके के समान प्रतीत होता है। फिर सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश क्या हो जाता है, मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो। यानी कि जब सूर्य की बेटा लालिमा वातावरण के अंदर फैलती है तो वह ऐसे लगती है मानो काली सिल पर केसर उड़ेलकर उसे धोने का प्रयास किया गया हो। फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो और सूर्योदय के समय जो सूर्य का प्रतिबिंब है बेटा वो नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट कहता है बेटा, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। तो ऐसा कौन सा जादू था कि भाई भोर के समय सूर्य की जो किरणें थी वो जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है, क्षण क्षण होता है बेटा पल पल। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये सारे दृश्य क्या होते हैं बेटा, समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, निकलता है, तो ये सारे दृश्य खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है, स्लेट पर या खड़िया लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसका आशय क्या है कि भी जो सूर्य के समय बेटा अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान, जैसे स्लेट काले रंग की होती है तो बेटा ऐसे ही सुबह का अंधेरा लगता है। और जब उस पर सूर्य की लालिमा बिखरती है तो बेटा क्या होता है, मानो किसी ने उस काली स्लेट को क्या कर दिया हो बेटा, लाल केसर से धो दिया हो या लाल खड़िया चाक उसके ऊपर मल दिया हो, तो वो कहीं कहीं धब्बे के रूप में प्रतीत होता है। भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि जो भोर का नभ होता है बेटा वो ओस की किरणों के कारण क्या होता है, नमी युक्त होता है, ओस के कणों के कारण। फिर क्या है कि भी राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का ही होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने क्या किया बेटा, भोर के नभ को राख से लिपे हुए चौके की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लिपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ है जो वो भी पवित्र होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो पवित्रता तो बेटा राख से लिपा हुआ चौका, निर्मलता इसके अंदर बेटा जो काली सील है उसको केसर से धोना। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखी है बेटा उज्ज्वलता, नीले जल में किसी की जो घोर झिलमिल दे है वो झिलमिलाना। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्यों कहा है? क्यों कहा बेटा? क्योंकि सिल और स्लेट की समानता आकाश के रंग से की है। क्योंकि जो भोर का नभ होता है बेटा वो भी गहरा नीला काला होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्य की लालिमा जब मिल जाती है तो उसके ऊपर हल्के हल्के लाल लाल रंग के धब्बे से प्रतीत होते हैं। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? भोर के नभ की तुलना बेटा राख से लिपे हुए चौके से की है। इस समय जो आकाश है वो नम एवं धुंधला होता है, इसका रंग राख से लिपे चौके जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूखकर साफ हो जाता है उसी प्रकार कुछ देर बाद आसमान भी क्या होता है बेटा, स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारी पोइम आती है बादल राग। बादल राग के अंदर क्या दे रखा है कि भाई बादल राग कविता में कवि ने बादलों के बहाने क्रांति का आह्वान किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसके अंदर क्या कहता है, विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति का स्वर। ठीक है, क्रांति का सर्वाधिक लाभ शोषित वर्ग को ही मिलता है।
क्योंकि उसी के अधिकार छीन गए होते हैं। क्रांति शोषक वर्ग के विशेषाधिकार खत्म होते हैं, आम व्यक्ति को जीने के अधिकार मिलते हैं, उनकी दरिद्रता दूर होती है तथा क्रांति की गर्जना शोषित वर्ग को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट कहता है क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका मुख ढकना किस मानसिकता का द्योतक है। बादल राग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। द्योतक होता है बेटा बोध कराना। कहता है शोषक वर्ग ने आर्थिक साधनों पर एकाधिकार जमा लिया है, यानी कि बेटा शोषक वर्ग हमारा होता है पूंजीपति वर्ग। उन्होंने क्या है आमदनी के सारे साधनों पर अपना अधिकार जमा लिया है, परंतु क्रांति की गर्जना सुनकर वह अपनी सत्ता को खत्म होते देखता है। वह बुरी तरह भयभीत हो जाता है, उसकी शांति समाप्त हो जाती है। शोषक वर्ग का मुख ढकना उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। क्रांति के परिणामों से शोषक वर्ग भयभीत है। फिर कहता है बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जीवन निर्माण यानी कि नए जीवन की आस लगाना। तो बेटा बादल राग क्या है, लघु मानव की खुशहाली का राग है। वह आम व्यक्ति के लिए बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। किसानों तथा मजदूरों की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। यानी कि बेटा जब बादल गरजता है किसानों और मजदूरों की जो आकांक्षाएं हैं वो क्या है बेटा प्रबल हो जाती हैं। ठीक है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करता है, कमजोर व्यक्तियों का। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से शरीर आहत होने पर भी वे हिम्मत नहीं हारते। वज्रपात होता है बेटा प्रहार। गर्मी से हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। धरती के भीतर सोए अंकुर भी क्या करते हैं, नव जीवन की आशा लेकर के बादलों की ओर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट कहता है बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों। विप्लव के वीर बेटा बादलों को कहा गया है। क्यों? बादल हैं जो घनघोर वर्षा करते हैं, बिजलियां गिराते हैं, जिससे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति के प्रतीक हैं। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है और आम व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिल जाती है। बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो बेटा बादल राग क्रांति की आवाज का परिचायक है। यह कविता जन क्रांति की प्रेरणा देती है। कविता में बादलों के आने से नए पौधे हर्षित होते हैं और उसी प्रकार क्रांति होने से आम व्यक्ति को विकास के नए अवसर मिलते हैं। कवि बादलों को बारिश करने या क्रांति करने के लिए कहता है। यह शीर्षक उद्देश्य के अनुरूप है, अतः यह शीर्षक उचित है। नेक्स्ट हमारी आती है बेटा लक्ष्मण मूर्छा। अब लक्ष्मण मूर्छा के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य तो बेटा इसके अंदर क्या है, लक्ष्मण को मूर्छित देखकर जो राम है वो बेचैन हो उठते हैं। वे आम व्यक्ति की तरह विलाप करते हैं। वे लक्ष्मण को अपने साथ लाने के निर्णय पर भी पछताते हैं। वे लक्ष्मण के गुणों को याद करके रोते रहते हैं। वे कहते हैं पुत्र नारी धन परिवार आदि तो संसार में बार बार मिल जाते हैं, किंतु लक्ष्मण जैसा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। लक्ष्मण के बिना वे स्वयं को पंख कटे पक्षी के समान, असहाय और मणि रहित सांप के समान, तेज रहित और सूंड रहित हाथी के समान असक्षम मानते हैं। यानी कि वो किसी भी कार्य में बेटा अपने आप को सक्षम नहीं मानते। वे इस चिंता में थे कि अयोध्या में सुमित्रा माँ को क्या जवाब देंगे तथा लोगों का उपहास कैसे सुनेंगे कि पत्नी के लिए उन्होंने भाई को खो दिया है। नेक्स्ट कहता है बेकारी की समस्या तुलसी के जमाने में भी थी। उस बेकारी का वर्णन तुलसीदास के कवित्व के आधार पर कीजिए। यानी कि बेटा तुलसी ने अपने युग की जिस दुर्दशा का चित्रण किया है उसका वर्णन करना है। ठीक है। यानी कि जो बेकारी की समस्या वो तुलसीदास के समय में भी थी और अब भी है, तो वो पूछ रहा है। तुलसीदास के युग में जनमानस के पास आजीविका के साधन नहीं थे। किसान की खेती चौपट रहती थी, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, दान कार्य भी बंद ही था, व्यापारी का व्यापार ठप था, नौकरी भी लोगों को नहीं मिलती थी, चारों तरफ बेरोजगारी थी। लोगों को समझ में नहीं आता था कि भाई वो कहाँ जाएं और क्या करें। फिर कहता है तुलसीदास के समय के समाज के बारे में बताइए।
तो भाई समाज कैसा था? मध्ययुगीन विचारधारा का था। बेरोजगारी थी, आम व्यक्ति की हालत दयनीय थी, समाज में कोई ना तो नियम था ना कानून था। व्यक्ति अपनी भूख शांत करने के लिए गलत कार्यों का सहारा भी लेते थे। धार्मिक कट्टरता भी व्यापक थी। जाति व संप्रदाय के बंधन भी कठोर थे। नारी की दशा हीन थी, उसकी हानि को विशेष हानि नहीं माना जाता था। नेक्स्ट कहता है तुलसी युग की आर्थिक स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बेटा तुलसीदास की जो आर्थिक दशा थी वो खराब थी। क्यों खराब थी तुलसीदास के समय की? क्योंकि किसान के पास खेती नहीं थी, व्यापारी के पास व्यापार नहीं था, यहाँ तक कि भिखारी को भीख भी नहीं मिलती थी। लोग यही सोचते थे कि भी कहाँ जाएं और क्या करें। वे धन प्राप्ति के उपायों के बारे में सोचते थे। वे अपनी संतानों तक बेच देते थे। भूखमरी का साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट कहता है बेटा लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम क्या सोचने लगे? क्या सोचने लगे? वो भावुक हो गए थे बेटा। वो ये सोचने लगे थे कि भी जो लोग हैं वो मेरे बारे में ये कहेंगे कि भी मैंने अपनी पत्नी को पाने के लिए लक्ष्मण जैसे अनमोल भाई को खो दिया है। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में जा रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होगी, परंतु भाई खो जाने का जो कलंक है वो जीवन भर मेरे माथे पर रहेगा। वे सामाजिक अपयश से घबरा रहे थे। नेक्स्ट कहता क्या तुलसी युग की समस्याएं वर्तमान समाज में भी विद्यमान है? तो बेटा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने समय की मूल्यहीनता, नारी की स्थिति, आर्थिक दुर्व्यथा का चित्रण किया है। उनमें अधिकतर समस्याएं आज भी विद्यमान है। आज भी लोग जीवन निर्वाह के लिए बेटा गलत सही तरीकों का प्रयोग करते हैं। नारी के प्रति आज भी लोगों में नकारात्मक सोच विद्यमान रहती है। जाति व धर्म के नाम पर भी हमारे समाज में झगड़े होते हैं। इसके विपरीत किसान, वाणिज्य, रोजगार की स्थिति आदि में बहुत बदलाव आया है। इसके बाद भी तुलसी युग की अनेक समस्याएं आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। कुंभकर्ण ने रावण को किस सच्चाई का आईना दिखाया था? किस सच्चाई का दिखाया था भी? कुंभकर्ण रावण का भाई था। वह लंबे समय तक सोता रहता था। उसका शरीर विशाल था, देखने में ऐसा लगता था मानो काल आकर बैठ गया हो। वह फटा मुंह, फट तथा स्पष्ट वक्ता था। वह रावण से पूछता है कि तुम्हारे मुख क्यों सूख गए हैं? रावण की बात सुनने पर वह रावण को क्या करता है बेटा? फटकार भी लगाता है, डांटता है और उसे कहता है कि भाई अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार उसने रावण को उसके विनाश संबंधी सच्चाई का आईना दिखा दिया था कि भाई अब तेरा विनाश निश्चित है, जिसने दुर्गा के समान पवित्र नारी का अपहरण किया है, तो इसीलिए तेरा विनाश निश्चित है। नेक्स्ट हमारी रुबाइयाँ। रुबाइयाँ के अंदर पूछ रहा है बेटा रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा दीपावली के त्योहार के बारे में कहता है कि भाई इस अवसर पर घर में पुताई की जाती है, उसे सजाया जाता है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। बच्चे के छोटे से घर में दिए भी जलाए जाते हैं। माँ के मुखड़े पर दिए जलाने से चमक आ जाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में आता है। इस त्यौहार पर आकाश में हल्की घटाएं छाई हुई होती हैं। राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट कहता बेटा फिराक गोरखपुरी की गजल। ये तो हमारे सिलेबस में से कटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कहता है देखिए आगे, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंब। घरेलू जीवन के बिंब क्या है बेटा? कि भी जैसे माँ छोटे बच्चे को अपने हाथों में झूला झुला रही है। बच्चे की तुलना यहाँ पर चांद से की है। दूसरे, माँ बच्चे को नहला कर कपड़े पहनाती है, बच्चा उसे प्यार से देखता है। तीसरा बिंब है बच्चे द्वारा चांद लेने की जिद करना तथा माँ द्वारा दर्पण में चांद को दिखाकर घरेलू जीवन के बिंबों का अद्भुत वर्णन करना। फिर कहता है फिराक की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं। विलक्षण क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बेटा हिंदी भी है, उर्दू भी है, लोक भाषा भी है। उन सभी का गठबंधन इसके अंदर किया गया है, ठीक है। जैसे लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, घेंसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नरम दमक, जिदिया बालक, रस की पुतली, ठीक है, आदि। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा छोटा मेरा खेत।
अब ये कहता है कि अभी कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है। क्यों कहा है रस का अक्षय पात्र? क्योंकि अक्षय पात्र में रस कभी खत्म नहीं होता, उसके रस को जितना बांटो वो उतना ही भरता जाता है। तो ऐसे ही खेत की फसल कट जाती है परंतु वह हर वर्ष फिर उगाती है। और कविता का रस भी ऐसे ही है बेटा, उसको हम जितना लुटाते हैं वो उतना ही हमें आनंदित भी करता है और पुनः शाश्वत हो जाता है। छोटा मेरा खेत कविता का रूपक स्पष्ट कीजिए। तो बेटा रूपक हमारा क्या है कि भी कवि कर्म को कृषि के कार्य के समान बताया है। जो कवि कार्य करता है वो कृषि के कार्य के समान है। जिस तरह कृषक खेत में बीज बोता है, फिर वह बीज अंकुरित पल्वित होकर पौधा बनता है तथा फिर वह परिपक्व होकर जनता का पेट भरता है, उसी तरह जो भावनाएं हैं आंधी के कारण किसी क्षण एक रचना विचार तथा अभिव्यक्ति का बीज वो बो देता है। और बेटा वो क्या करता है, कल्पना का सहारा लेकर के उसको विकसित करता है तथा रचना का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर वो इस रचना के रस का आस्वादन अनंत काल तक लिया जा सकता है। साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। यानी कि इसके अंदर क्या है बेटा, जो कवि है वो क्या करता है कि भी उसके मन के अंदर भावनाओं की आंधी उमड़ती है और वो क्या करता है, अभिव्यक्ति का बीज बो देता है, उसको कल्पना का सहारा देता है, कल्पना रूपी खाद उसके अंदर डाल देता है और वो पौधा विकसित हो जाता है, यानी कि रचना का निर्माण हो जाता है। कवि को खेत का रूपक अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा कवि कर्म को महत्व देता है। वह कहता है काव्य रचना बेहद कठिन कार्य है, बहुत चिंतन के बाद कोई विचार उत्पन्न होता है तथा कल्पना के सहारे उसे विकसित किया जाता है। इसी प्रकार खेती में बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक बहुत परिश्रम किया जाता है। इसीलिए कवि खेत को रूपक के तौर पर मानता है। नेक्स्ट है छोटा मेरा खेत कविता का उद्देश्य। तो बेटा इसके अंदर क्या है, कवि कर्म को कृषक के समान बताता है, वही चीज इसके अंदर है। किसान खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, पकने पर उसे फल मिलता है जिससे लोगों की भूख मिटती है। तो इसी तरह कवि है जो कागज को अपना खेत मानता है, खेत में भाव की आंधी से कोई बीज बोता है, बीज बो देता है वो, फिर वह कल्पना के सारे विकसित होता है, शब्दों के अंकुर उसमें से निकलने लगते हैं, रचना स्वरूप ग्रहण करने लगता है तथा इसे अलौकिक रस उत्पन्न होता है। यह रस अनंत काल तक पाठकों को अपने में डुबोए रखता है। कवि ने कर्म को कृषि क्रम के समान बताया है क्योंकि कृषि क्रम का उत्पादन निश्चित समय तक रस देता है परंतु कवि कर्म का उत्पादन अनंत काल तक रस प्रदान करता है। कविता लूटने पर भी क्यों नहीं मिटती या खत्म नहीं होती? क्योंकि जो कविता का भाव है बेटा वो अनंत काल तक चलता है। ठीक है, उसको जितना पढ़ेंगे उतना ही प्रभाव वो समाज के ऊपर बिखेरती रहेगी और वो पुनः शाश्वत होती रहती है। अनधड़ से क्या तात्पर्य है? अनधड़ हमारा होता है भावनात्मक आयोग बेटा, जो हमारी भावनाएं हृदय के अंदर उमड़ती हैं तो वो भी आंधी की बात ही उमड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए उसको अनधड़ का रूप दिया है। नेक्स्ट कहता है बीज गल गया है से क्या तात्पर्य है? बीज गल जाना यानी कि कविता का जो मूल भाव बेटा वो पूर्णतः समा नहीं जाता जब तक वह अहम से मुक्त नहीं हो सकता। यानी कि कवि के अंदर बेटा जब तक अहम का भाव रहेगा तब तक वो कविता की रचना नहीं कर सकता। कवि तभी सफल माना जाता है जब वो मानव जाति की भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, संपूर्ण मानव के जो भाव हैं उनको वो अपनी रचनाओं में स्थान देता है, तो तभी वो एक अच्छा कवि बनता है। बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य। बगुलों के पंख क्या है बेटा, कि भाई उड़ते हुए बुगलों की पंक्ति को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बुगले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान लगते हैं। कवि को यह दृश्य अत्यंत सुंदर लगता है, वह इस दृश्य में भटक कर रह जाता है। एक तरफ वह इस सौंदर्य से बचना चाहता है, दूसरी तरफ वह इसमें बंद कर रहना चाहता है। फिर कहता है पाती बंदी से कवि का क्या आशय है? तो बेटा इससे कवि का क्या आशय है कि भी एकता का, जिस प्रकार ऊंचे आकाश में जो बुगले हैं वो पंक्ति बांध कर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को एकता के साथ रहना चाहिए। एक होकर चलने से मनुष्य अद्भुत विकास करेगा और उसे किसी का भय नहीं रहेगा। ठीक है,
तो बेटा ये हमारे पोइम के क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं और बेटा हमें मोटिवेशन दें और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।